नमस्कार प्यारे बच्चों, सम्मानीय अभिभावकों, आप सबका सनराइज ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम 12th क्लास की रसायन विज्ञान लेकर आए हैं। रसायन विज्ञान के 3 पार्ट है सामान्यतः, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। अब इन तीनों पार्ट में से जो 12th क्लास है, 12th क्लास की यदि हम बात करें तो आरबीएससी सिलेबस के अकॉर्डिंग कुल 12th क्लास में 17 चैप्टर है। इन 17 चैप्टर को हम प्रारंभ से शुरू करते हैं धीरे धीरे। तो इसमें जो फर्स्ट चैप्टर आता है आपका, वह आता है ठोस अवस्था, यानी सॉलिड स्टेट। जो ठोस अवस्था है, सॉलिड स्टेट है, ये 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है। और इस चैप्टर का जो अंक भार है वह है 3 नंबर का। यानी बोर्ड एग्जाम में सॉलिड स्टेट से 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन 3 नंबर के क्वेश्चन का जो डिवाइडेशन किया गया है वह 1+2 के रूप में किया गया है। यानी एक क्वेश्चन तो 1 नंबर का आता है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का आता है, कुल मिलाकर क्वेश्चन तो 2 आते हैं, लेकिन कितने नंबर के आते हैं? 3 नंबर के आते हैं। अब यदि हम बात करें कि जो सॉलिड स्टेट है, ठोस अवस्था है, इसको हम किस प्रकार से जानते हैं कि आपने सबसे पहले सामान्य परिचय की बात करते हैं, हम पढ़ते हैं पदार्थ। हमने सारी क्लास में पदार्थ पढ़े हैं और पदार्थ की जो मूलभूत 3 अवस्थाएं होती है, उन 3 अवस्थाओं में जो फर्स्ट अवस्था है वह है ठोस अवस्था, सेकंड है उसको बोलते हैं द्रव अवस्था, और थर्ड है उसको हम बोलते हैं गैस अवस्था। इसके अलावा एक अवस्था होती है, उसका नाम था प्लाज्मा अवस्था। लेकिन हमें इन 3 अवस्थाओं के बारे में देखना है, ठोस, द्रव और गैस के बारे में। यदि हम पदार्थ क्या होता है, जो स्थान घेरता है, उसी को हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। लेकिन ठोस, द्रव और गैस की बात करेंगे, मुख्यतः 3 अवस्थाएं हैं इसमें, ठोस, द्रव और गैस की बात करते हैं। सबसे पहले देखो, जो भी ठोस पदार्थ होता है, ठोस पदार्थों के मध्य प्रबल अंतरा आणविक आकर्षण बल पाया जाता है। कौन सा बल रहता है? प्रबल अंतरा आणविक आकर्षण बल। यानी इनका क्लोज पैकिंग होता है वो बहुत ही मजबूती के साथ होता है और अधिक मात्रा में प्रबल अंतरा आणविक आकर्षण बल पाया जाता है। तो सबसे पहले हम ये कहते हैं कि इनके मध्य, जैसे एक, इनसे पहले बात करते हैं कि आता नाम अवयवी कण। देखो अवयवी कण क्या होते हैं, जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उनकी बात करते हैं। अवयवी कण क्या होते हैं कि अवयवी कण के रूप में कोई अणु हो सकता है, कोई परमाणु हो सकता है, या कोई आयन हो सकता है। इन तीनों में से कोई सा भी हो सकता है। जो जहां पे भी अवयवी कण हो, तो आपको या तो उसको परमाणु मानना है, या उसको अणु मानना है, या उसको आयन मानना है। इन तीनों चीजों में से किसी एक चीज को आपको मानना है। अणु सबसे छोटी इकाई क्या होती है? परमाणु होते हैं। परमाणु परस्पर के किसका निर्माण करते हैं? अणु का निर्माण करते हैं। और आयन क्या होते हैं? जैसे Na+ है, Cl- इसको जो चार्ज लगता है, इसकी प्रकृति है, आयन की प्रकृति है। अब यदि हम बात करें ठोस की, कि ठोस में यदि आपने जैसे NaCl लिया, तो NaCl या NaCl के जैसे ये जितने भी Na और Cl के अणु हैं, तो जो NaCl के अणु रहेंगे, इन NaCl के अणुओं के मध्य जो इनके परमाणु है, इन परमाणुओं के मध्य यहाँ पर प्रबल अंतरा आणविक आकर्षण बल है। कौन सा बल है? प्रबल अंतरा आणविक आकर्षण बल। तो सबसे पहले हम ये कहते हैं कि इनके मध्य पाया जाता है प्रबल अंतरा आणविक आकर्षण बल। फर्स्ट बात ये होगी। अब प्रबल अंतरा आणविक आकर्षण बल नंबर जो सेकंड बात है, यदि हम सेकंड कहेंगे, सेकंड क्या है? तो पहला तो हमने कह दिया प्रबल अंतरा आणविक आकर्षण बल पाया जाता है। दूसरी चीज हम इसको ये कहते हैं ठोस में कि इनका आकार, आकार के बजाय ये साइज होती है, हम कह सकते हैं इसका शेप, यानी आकृति क्या होती है? इनकी निश्चित होती है। इनकी आकृति निश्चित होती है। नंबर 3 ये कह सकते हैं इनका जो आयतन है वे भी क्या होता है? निश्चित होता है। जितने भी ठोस होते हैं उनके मध्य प्रबल अंतरा आणविक आकर्षण बल पाया जाते हैं।
आकृति निश्चित होती है, आयतन निश्चित होता है। यानी जैसे हम बात करें आकृति की, आकृति में माना कि आपने चीनी होती है जिसको हम बोलते हैं शक्कर, C12 H22O11। जो ये चीनी है, इस चीनी का कोई बड़ा टुकड़ा है जिसको हम कह सकते हैं मिश्री का टुकड़ा है या फिटकरी का कोई बड़ा टुकड़ा है, जिस प्रकार का आकार उसका है और उसका छोटे से छोटा कोई पार्टिकल है, छोटे से छोटा कोई परमाणु है, तो जिस प्रकार से बड़े टुकड़े का आकार रहेगा उसी प्रकार से छोटे टुकड़े क्या रहेगा, आकार रहेगा। लेकिन इसीलिए उनका क्या है, आकार निश्चित है। और किसी भी स्थिति में होंगे, मजबूत रहेंगे, कठोर रहेंगे, तो उनका आकार क्या रहेगा, निश्चित रहेगा। इसके बाद में हम बात करते हैं दरों की। दरों में प्रबल अंतर आने पर नहीं पाया जाता। इसमें जो ये कण होते हैं जितने भी, ये थोड़े थोड़े क्या होते हैं, आपस में दूर हटे हुए होते हैं। दूर रहने का कारण क्या है कि इनके मध्य दुर्बल अंतरा आणविक बल पाया जाता है। दुर्बल अंतरा आणविक बल का मतलब क्या हुआ कि जितने भी दर होते हैं ये आपस में कमजोर बंधों के द्वारा बंधे होते हैं, जिसके कारण इनकी आकृति होती है, इनका आकार होता है वह कैसा होता है, अनिश्चित होता है। कैसा होता है, अनिश्चित होता है। लेकिन इनका आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। क्या होता है, निश्चित होता है। जैसे हम बात करें अनिश्चित कैसे होता है, आपके पास में एक गिलास है और उस गिलास के अंदर आपने जल भर रखा है। यदि उस जल को आप गिलास से किसी प्लेट में लेते हो तो वह जल प्लेट का आकार ले लेता है, तो उसका आकार कैसा है, अनिश्चित है। लेकिन उसका आयतन क्या है, निश्चित है। आपने कहा कि गिलास के अंदर 100 ml जल है तो प्लेट में भी कितना रहेगा, 100 ml रहेगा। तो उसका आयतन तो निश्चित है लेकिन उसका आकार अनिश्चित है। तो ये हो गया दर। इसके बाद में बात करते हैं गैस। गैस के जितने भी कण होते हैं उनके मध्य कोई बल नहीं पाया जाता है, किसी भी प्रकार के बल के द्वारा ये नहीं जुड़े रहते हैं। और नंबर 2 बात कहते हैं कि इनका न तो आकार निश्चित, न तो इनकी आकृति निश्चित होती है, या अनिश्चित आकृति के होते हैं। और इनका आयतन भी हम अनिश्चित, लेकिन किसी प्रेशर के ऊपर इसको निश्चित किया जाता है। अब ये 3 प्रकार के यूनिट है, ठोस, द्रव और गैस। इन ठोस, द्रव और गैस में हमें ये ध्यान रखना है कि जिनका आकार निश्चित होता है, जिनका आयतन निश्चित होता है और जिनके मध्य प्रबल अंतराणिक आकर्षण हो जाता है, जिनके मध्य प्रबल अंतराणिक आकर्षण हो जाता है उनको हम ठोस कहते हैं। द्रव ये लिक्विड अवस्था में होते हैं, यानी इसमें बहने का गुण होता है। तो बहने का गुण क्यों पाया जाता है, क्योंकि इनके मध्य दुर्बल अंतराणिक आकर्षण होते हैं। इनके जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उनको ये मजबूत बंध के द्वारा बंधे हुए नहीं रहते हैं। और गैस में इनके मध्य किसी प्रकार बल नहीं होता है, स्वतंत्र अवस्था में मुक्त रहते हैं। तो ये तो इनके सामान्य जानकारी थी कि ठोस, द्रव और गैस क्या होते हैं। अब हम हमारे चैप्टर की शुरुआत करते हैं कि चैप्टर की शुरुआत कहां से होती है। तो सबसे पहले जो चैप्टर है आपका फर्स्ट, उस फर्स्ट चैप्टर की बात करते हैं। तो देखो, ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट है। सबसे पहले तो आपको पूछ लिया कि ठोस अवस्था किसे कहते हैं। क्या वह पदार्थ जिनका आकार निश्चित हो, जिनका आयतन निश्चित हो तथा जिनके अवयवी कणों के मध्य प्रबल अंतराणिक आकर्षण बल पाया जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, ठोस अवस्था कहते हैं। कि जिनका आप कह सकते हो आकार निश्चित है। क्या है, आकार निश्चित है। नंबर 2, जिनका आयतन निश्चित है, आयतन निश्चित है। नंबर 3, उनका आकार भी निश्चित होगा, आयतन भी निश्चित होगा और उनके जितने भी अवयवी कण हैं, क्या है, अवयवी कण। और अवयवी कणों के मध्य, अवयवी कणों के मध्य प्रबल अंतरा आणविक आकर्षण बल पाया जाता है, उन्हें हम ठोस अवस्था कहते हैं। अब ठोस अवस्था में जितने भी पदार्थ होते हैं, इन ठोस अवस्था के पदार्थों को इनकी ज्यामिति के आधार पर या आणविक गुणों की प्रकृति के आधार पर, हम बात करते हैं ज्यामिति के आधार पर, जितने भी ठोस अवस्था के पदार्थ होते हैं उनको इनकी ज्यामिति के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। ज्यामिति के आधार पर कितने पार्ट्स होते हैं, इसके 2 पार्ट्स होते हैं। इन 2 पार्ट्स में जो दोनों पार्ट्स हैं, नंबर 1 होता है
क्रिस्टलीय ठोस, और नंबर 2 होता है अक्रिस्टलीय ठोस। 2 पार्ट है, पहला है क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा है अक्रिस्टलीय ठोस। अब देखो क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस को हमें अच्छी तरह से जानना है कि क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है। तो वह ठोस पदार्थ जिनके अवयवी कण निश्चित और नियमित ज्यामितीय व्यवस्था में पाए जाते हैं, वह ठोस पदार्थ जिनके अवयवी कण निश्चित और नियमित ज्यामितीय व्यवस्था में पाए जाते हैं, उन्हें हम क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। निश्चित और नियमित का मतलब क्या है कि यदि किसी प्रकार के कोई अवयवी कण है, माना कि आपके पास में अणु है AB, यानी A का मतलब आपने Na ले लिया, B का मतलब Cl ले लिया, तो इनका जो व्यवस्थित होने का क्रम है वह निश्चित होना चाहिए, AB 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 AB। जैसे हम बात करें, हम कह सकते हैं क्रिस्टलीय ठोस की बात करते हैं, क्रिस्टलीय ठोस में कहते हैं कि वह ठोस जिनकी अवयवी कण है वे क्या होना चाहिए, निश्चित। यदि हम ऐसे लिखते हैं इनको कि अवयवी कण निश्चित व नियमित व्यवस्था में होने चाहिए। अवयवी कण निश्चित और नियमित व्यवस्था में, निश्चित और नियमित व्यवस्था के बारे में जानना है, निश्चित क्या है और नियमित क्या है। सबसे पहले हमें ये देखना है, जैसे आपने लिखा कि NaCl आपने एक अणु लिया, क्या लिया, अणु। इसमें Na को मान लिया A, Cl को मान लिया B। और निश्चित और नियमित को हम किस प्रकार से जान सकते हैं कि निश्चित नियमित, जैसे आपके पास में इसका जो रखने का क्रम है, आपने लिखा A B A B A B A B, तो यहाँ पे A है तो यहाँ पे क्या जाएगा B A B A B A। तो ये क्रम है नहीं, वापस A B A B A B A B B A B A B A। तो निश्चित का मतलब A के बाद B आ रहा है, B के बाद A आ रहा है, लगातार आ रहा है, किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो इनकी ज्यामितीय व्यवस्था कैसी है, निश्चित और नियमित है। तो वे कैसे ठोस होंगे, क्रिस्टलीय ठोस होंगे। जबकि जितने भी अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं, इनकी ज्यामितीय व्यवस्था में जो अवयवी कण होते हैं, ये अवयवी कण होते हैं, वे अवयवी कण अनिश्चित व अनियमित होते हैं। अनिश्चित व अनियमित होते हैं। अवयवी कण अनिश्चित होते हैं, कैसे होते हैं, अनियमित। जैसे अनिश्चित और अनियमित की बात करें, आपके पास में वही NaCl एक अणु ले लिया, आपने लिखा A A B B B B A A B B B A A, ऐसे लिख दिया। वापस इसको ऐसे लिख दिया आपने कि B B A A B B B B A A A B A B। वापस किसी क्रम में और चेंज कर दिया है, B B A A B B A A A A B B A। तो अब देखो यहाँ पे कि जो ये क्रम दे रखा है आपको लिखा हुआ, इस क्रम में ये चीज आपको जानना कि अवयवी कण निश्चित नहीं, ऐसा तो है नहीं कि भाई A के बाद में यहाँ पे A आ रहा है तो वापस A नहीं आना चाहिए, A के बाद में कहीं B आ रहा है कंटिन्यू, B के बाद में B आ रहा है, तो इनका जो क्रम है वह निश्चित और नियमित नहीं है। इसीलिए कैसे ठोस है, अक्रिस्टलीय ठोस है। और क्रिस्टलीय ठोसों मतलब ज्यामितीय व्यवस्था निश्चित और नियमित पाई जाती है। नंबर 2 चीज कि जितने भी अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनमें जो इनकी प्रकृति पाई जाती है वह उसकी होती है विषमदेशिक प्रकृति। कैसी होती है, विषमदेशिक प्रकृति। जबकि क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनकी प्रकृति होती है समदेशिक। देखो विषमदेशिकता और समदेशिकता की हम बात करेंगे। विषमदेशिकता क्या होती है, समदेशिकता क्या होती है। विषम देशिकता प्रकृति होती है और इनकी कौन सी प्रकृति होती है, नंबर 2 सम देशिकता। तो यहां पे विषम देशिकता है और यहां पे सम देशिकता है, प्रकृति है। अब विषम देशिकता क्या होती है, सम देशिकता क्या होती है, देखो ध्यान से देखना। विषम देशिकता, सम देशिकता, आपके पास में विषम देशिकता और सम देशिकता की बात करें। विषम देशिकता प्रकृति किस प्रकार से, सम देशिकता प्रकृति किस प्रकार से है। आपने कहा कि ज्यामितीय व्यवस्था निश्चित होती है, जैसे आपने लिखा A B A B A B B A B A B A A B A
बी ए बी, बी ए बी ए बी ए। अब यहां पर नाम क्या है? विषमदेशिक तल। अब यदि ये आपके पास में एक कोई अणु है, इसकी स्थिति दर्शाएंगे, अब आप इसमें किसी भी प्रकार से आप इसमें प्रकाश डालते हो, तो प्रकाश डालने की स्थिति जैसे आपने यहां से इस प्रकार से प्रकाश गुजारा है, इस प्रकार से प्रकाश गुजारने में ए बी ए बी ए बी बी ए बी ए बी स्थिति आ रही है। और यदि आपने इस प्रकार से प्रकाश नहीं गुजार के आपने प्रकाश गुजार दिया ऐसे, गुजार दिया ए ए ए ए बी 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 आ रहे नहीं आ रहे, तो इस स्थिति में और इस स्थिति में, दोनों स्थिति में जब आपने प्रकाश गुजारा तो दोनों की स्थिति भिन्न भिन्न आ रही है कि नहीं आ रही है? आप इस लाइन को जैसे ऐसे कहोगे कि यहाँ पर फर्स्ट बार में गया ए बी ए बी ए बी ए, यहाँ पे क्या है ए बी ए बी ए बी, ए बी के लिए बात कर रहे थे हम, ए बी की स्थिति इस प्रकार की स्थिति आ रही है। अब इसको आपने नाम दे दिया सी डी, क्या नाम दे दिया? सी डी। तो सी डी के देखो, यदि हम सी डी की बात करें ए ए ए ए, यहां पे क्या है बी 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 बी, तो यहां पे इनकी और इनकी स्थिति भिन्न भिन्न है कि नहीं है? तो ये कैसा है? विषमदेशिक। कैसा है? विषमदेशिक। लेकिन जितने भी एक्सक्रिएट ठोस होते हैं वह समदेशिक प्रकृति में पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं? समदेशिक में। आप उसमें किसी भी प्रकार से कोई प्रकाशित पुंज गुजार दो तो भी उसकी स्थिति कैसी रहेगी? बिल्कुल समान रहेगी। और जिनकी स्थिति समान रहेगी वह समदेशिक होंगे, और जिनकी स्थिति भिन्न भिन्न रहेगी वह विषमदेशिक होंगे। इसमें विषमदेशिकता आपको समझ में आ गई होगी। मैं जहां तक आशा करता हूं कि इनकी प्रकृति कैसी है? भिन्न भिन्न है, और भिन्न भिन्न प्रकृति कैसे है? विषमदेशिक है। अब देखो समदेशिक की बात करते हैं। समदेशिक में आपने भी यहां पे लिखा था पहले एग्जाम में ए ए ए बी बी ए ए, यहां पर हम कह सकते हैं बी बी ए बी ए ए ए, यहां पर आपने लिख दिया वापस बी ए ए ए ए बी बी, और यहां पर आपने लिख दिया ए बी ए बी 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 ए, ये आपके पास में। अब यदि आप इधर से कोई पुंज गुजार दिया तो यहाँ पे बी बी ए ए, यहाँ पे बी ए बी बी, से आप इधर से ऐसे पुंज गुजार दो तो भी बी ए बी ए बी, तो स्थिति सबकी क्या आ रही है? समान ही आ रही है, इसकी तरह भिन्न भिन्न तो नहीं आ रही है, और भिन्न भिन्न स्थिति नहीं आ रही है। तो ये कैसी प्रकृति है? समदेशिक प्रकृति है। कैसी प्रकृति है? समदेशिक प्रकृति है। तो आपको ये ध्यान रखना है इस समदेशिक प्रकृति और विषमदेशिक प्रकृति में ये जो आपके पास में दे रखा है कि ये आपके पास में क्रिस्टलीय ठोस है, ये कैसे ठोस है? अक्रिस्टलीय ठोस है। अब क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में हम सबसे पहले हम बात करते हैं क्रिस्टलीय ठोस अक्रिस्टलीय ठोस कैसे होते हैं। अब नंबर 3 पॉइंट की बात करते हैं कि जो प्लेन वक्र होता है जिसको हम बोलते हैं शीतलन वक्र बोलते हैं, वह किस प्रकृति में होता है इनका? नंबर 3 शीतलन वक्र। किसकी बात करते हैं? शीतलन वक्र की। जितने भी एक्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनमें शीतलन वक्र होता है असतत। कैसा होता है? असतत। जबकि एक्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनमें जो शीतलन वक्र होता है वह होता है हमेशा सतत। कैसा होता है? सतत। कारण ध्यान से देखना, ये आपके पास में है ताप और ये है आपके पास में टाइम, समय। आपने किसी ताप को निश्चित टाइम पे कम किया, एक बार ये इतना हुआ, वापस इतना स्थिर हो गया, ऐसे हुआ, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, तो ये एक लगातार कम नहीं हो रहा, निश्चित ताप निश्चित समय के लिए लगातार कम नहीं हो रहा, किसी स्थितिबद्ध कम हो रहा है। तो ये कैसा है? ऐसे ताप। और यहां पे आपने लिया, यही लिया ताप और यही क्या लिया आपने? टाइम, समय लिया, और इसके लिए किसी प्रकार से निश्चित क्रम में क्या हो रहा है? अपनी स्थिति को कम कर रहा है।
तो ये कैसा हो रहा है, लगातार कम हो रहा है। जो कंटिन्यू कम हो रहा है, कंटिन्यू हम बोलते हैं सतत, लगातार कम हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, निश्चित क्रम में सतत हो रहा है। और जो कंटिन्यू कम नहीं हो रहा है उसकी प्रकृति कैसी है, असतत प्रकृति है। कैसी प्रकृति है, असतत प्रकृति है। तो ये चीज हमें ध्यान होनी चाहिए कि शीतलन वक्र की प्रकृति कैसी होती है। अब इसके बारे में यदि हम बात करें कि जो क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय है, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में अगला पॉइंट देखते हैं। तो शीतलन वक्र हो गया। नंबर 4 बात करते हैं क्लीवेज, विदलन। जितने भी क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनमें विदलन का गुण पाया जाता है, निश्चित पाया जाता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों में विदलन का गुण नहीं पाया जाता है। कारण जैसे आपके पास में विदलन की हम बात करते हैं कि जितने भी ठोस होते हैं क्रिस्टलीय, उन क्रिस्टलीय ठोसों को हम किसी तेज धार वाले हथियार से काटते हैं तो उनके निश्चित शेप बनता है, निश्चित सतह बनती है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों को किसी से काटते हैं निश्चित शेप नहीं बनता है। जैसे आपके पास में प्लास्टिक है, प्लास्टिक किसका उदाहरण है, एक क्रिस्टलीय ठोस का, उसको यदि आप खींचते हो तो खींचने के बाद निश्चित सतह पर नहीं टूटता है, इसका मतलब उसमें विदलन का गुण स्पष्ट नहीं पाया जाता है। जबकि क्रिस्टलीय ठोसों को यदि हम किसी के द्वारा तोड़ते हैं तो उसमें विदलन का गुण स्पष्ट पाया जाता है। इसीलिए जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनको हम वास्तविक ठोस भी कहते हैं। किसे ठोस कहते हैं, वास्तविक ठोस कहते हैं। क्रिस्टलीय ठोसों को वास्तविक ठोस कहा जाता है। आपको यहां सीधा पूछा जा सकता है क्रिस्टलीय ठोसों को वास्तविक, किस ठोस को वास्तविक ठोस कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस को वास्तविक ठोस कहते हैं। इसके बाद में नंबर 5 इधर आता है, अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस को हम आभासी ठोस कहते हैं। क्या बोलते हैं, आभासी ठोस। और इसको अंग्रेजी शब्दों के साथ बोल सकते हैं सूडो ठोस। क्या बोलते हैं, सूडो ठोस। आभासी ठोस या सूडो ठोस के नाम से इनको हम जानते हैं। तो यहाँ पर वास्तविक ठोस हो गए, यहाँ पर आभासी या सूडो ठोस हो गए। अब आभासी और सूडो ठोस होने के बाद में यदि हम बात करते हैं कि वास्तविक ठोस ये कैसे आभासी और सूडो ठोस है, लेकिन एक जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं, इन अक्रिस्टलीय ठोसों में एक गुण पाया जाता है और उस गुण का नाम है अति शीतत द्रव का गुण। किसका गुण रहता है, अति शीतत द्रव का गुण। अब देखो अति शीतत द्रव क्या है, अति शीतत द्रव को हम सामान्यतः कहते हैं कि एक प्रकार का ठोस है लेकिन इसमें बहने का गुण पाया जाता है। बहने का मतलब है प्रवाह, जो तरलता के साथ में बहता है, यह बहने का गुण पाया जाता है। सामान्यतः यदि हम एग्जाम्पल की बात करें बहने का गुण क्या है, यह अति शीतल द्रव क्या है, कि आज से जो हजारों साल पुराने मकान हैं, महल हैं, उन महलों में जो कांच की खिड़कियां लगी हुई हैं, उन कांच की खिड़कियों में जो कांच है, उस कांच वह कांच लगातार प्रकाश की संपर्क में आने के कारण उस खिड़की का जो कांच है उसका ऊपरी हिस्सा तो कैसा हो गया, पतला हो गया, और नीचे वाला हिस्सा कैसा हो गया, मोटा हो गया। अब पतला और मोटा होने के कारण क्या ऊपर से कांच किस तरफ बहा है, नीचे की तरफ बहा है। उसी गुण को हम किसकी स्थिति में लेते हैं, अति शीतल द्रव्य की स्थिति में लेते हैं, क्योंकि ये बहता तो है लेकिन द्रव जितना नहीं बहता है, बहुत धीमी गति में बहता है, और धीमी गति में बहने के कारण ही इसको हम अति शीतल द्रव की संख्या देते हैं। किसकी संख्या देते हैं, अति शीतल द्रव की संख्या देते हैं। लेकिन इसमें हम ये कह सकते हैं कि ये एक अति शीतल द्रव है, यानी वह ठोस जिनमें बहने का गुण पाया जाता है, और बहता तो है लेकिन द्रव जितना नहीं बहता, बहुत ही धीमी गति में बहता है। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। तो यहां तक क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस दोनों के अंतर कंप्लीट होते हैं। बोर्ड एग्जाम में आपको सीधा सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर लिखिए। ये चीज आपसे अच्छी तरह से पूछी जा सकती है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे इसके वो मैंने आपको बता दिए हैं। इसके अलावा इसका गणनांक बिंदु के बारे में, घनत्व के बारे में खूब सारे पॉइंट है, लेकिन जो हमें पर्टिकुलर 5 मुख्य बिंदु देखने थे तो मैंने 5 बिंदु बता दिए। यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाना चाहिए। अब देखो कि जो ठोस पदार्थ होते हैं उन ठोसों में आप उसकी ज्यामिति आधार पर इनको 2 भागों में बांट देते हो, क्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय की स्थिति। तो आपने दर्शा दी क्रिस्टलीय क्या होते हैं, अक्रिस्टलीय क्या होते हैं, और किस प्रकार की स्थिति से इनको हम विभेद करते हैं। अब इनके अलावा हमें ये देखना है कि जो भी आपके पास में क्रिस्टलीय ठोस है
और उन क्रिस्टलीय ठोसों के हम वर्गीकरण की बात करते हैं कि क्रिस्टलीय ठोसों के अवयवी कणों का उनका वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है। तो अवयवी कणों का जो वर्गीकरण है, उस वर्गीकरण में हमें ये देखना है कि अवयवी कण में आपने ये कहा था अणु, परमाणु और आयन कोई भी हो सकता है, लेकिन इनके वर्गीकरण है। तो वर्गीकरण के आधार पर जितने भी अवयवी कण होते हैं, उन अवयवी कणों को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। तो जो इनके 4 पार्ट हैं, उन 4 पार्टों की बात करते हैं कि 4 पार्ट कौन कौन से हैं, तो किस प्रकार से उनको हम विभेद कर चुके हैं कि कौन कौन से पार्टों को किस प्रकार से हम जानते हैं। तो देखो सबसे पहले देखें जितने भी अवयवी कण हैं उनके 4 पार्ट को हम देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट है उनका, उसका नाम है आणविक। नंबर 2 है, उसका नाम है आयनिक। नंबर 3 है, उसका नाम है धात्विक। और नंबर 4 है, उनका नाम है सहसंयोजक। ये 4 टाइप है कि धात्विक, दूसरा है आयनिक, तीसरा है धात्विक और चौथा है सहसंयोजक। इन चारों के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे कि धात्विक ठोस कौन से होते हैं, आणविक कौन से होते हैं, आयनिक कौन से होते हैं, सहसंयोजक ठोस कौन से होते हैं। तो अब ये जो 4 टाइप्स हैं, इनके नाम से भी आप देख सकते हो कि क्या क्या इनके नाम दे रखे हैं। सिंपल शब्दों में बात करें, आणविक जिनमें क्या हो? अणु हो। आयनिक जिनमें क्या हो? आयन हो। धात्विक जिनमें क्या हो? धातु हो। सहसंयोजक बंध के रूप में। तो ये 4 चीजें हैं और इन 4 चीजों को हमें अच्छी तरह से देखना है कि आयनिक ठोस क्या है, आणविक क्या है, धात्विक क्या है और सहसंयोजक क्या है। जो भी आयनिक ठोस होते हैं उनमें जो आयन पाए जाते हैं, उन आयनों के बारे में प्रबल विद्युत आकर्षण बल पाया जाता है। और इन आणविक ठोसों को हम उन्हें कितने पार्ट में बांटते हैं? 3 पार्ट्स में बांटते हैं। कितने पार्ट में बांटते हैं? 3 पार्ट्स में। जो इनके 3 पार्ट्स हैं, कि 3 पार्ट कौन कौन से हैं, उन तीनों पार्ट्स की हम बात करेंगे। इनके 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं, तो जो भी आपके पास में आयनिक ठोस हैं, इन आयनिक ठोसों में 3 पार्ट्स होते हैं, अध्रुवीय, उसके बाद में ध्रुवीय और उसके बाद में हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। तो इनकी जो पार्ट्स की बात करते हैं, इनके 3 पार्ट्स हैं। पहला होता है अध्रुवीय, नंबर 2 होता है ध्रुवीय और नंबर 3 होता है हाइड्रोजन बंधित। देखो 3 पार्ट है। आणविक अणु के आधार पर एक अध्रुवीय आणविक ठोस, दूसरा ध्रुवीय और तीसरा हाइड्रोजन बंधित। तो अध्रुवीय, ध्रुवीय और हाइड्रोजन बंधित जो तीनों पार्ट्स हैं, यदि हम तीनों पार्ट्स की बात करें तो तीनों पार्ट्स को किस रूप में विभेद किया गया है, तो तीनों पार्ट्स के बारे में हमें ये देखना है कि सबसे पहले जो भी आणविक ठोस है, अणु के रूप में है, उनको हम क्या कहते हैं? अध्रुवीय कहते हैं। तो हमें देखो सबसे पहले आणविक ठोस की बात करते हैं कि जब अवयवी कण अणु के रूप में पाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? आणविक ठोस कहते हैं। आणविक ठोस हो सकते हैं, इसमें आता है अध्रुवीय ठोस। अध्रुवीय ठोस कौन से होते हैं? जिन अवयवी कणों के मध्य, जिन अणुओं के जो अवयवी कण हैं उनके मध्य वैन डर वाल्स बल पाया जाता है। कौन सा बल पाया जाता है? वैन डर वाल्स बल पाया जाता है। उन ठोसों को हम कौन से कहते हैं? अध्रुवीय ठोस कहते हैं। कौन से ठोस कहते हैं? अध्रुवीय। जिन अणुओं के मध्य वैन डर वाल्स बल पाया जाता है उनको हम अध्रुवीय ठोस कहते हैं। नंबर 2, जो ध्रुवीय आणविक ठोस है, ध्रुवीय आणविक ठोसों में जिन अणुओं के मध्य द्विध्रुव आकर्षण बल पाया जाता है। कौन से पाया जाता है? द्विध्रुव आकर्षण बल पाया जाता है, उनको हम ध्रुवीय ठोस कहते हैं। कौन से ठोस कहते हैं? ध्रुवीय ठोस। और हाइड्रोजन बंधित, जिनमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस कहते हैं। तो हमें केवल इनसे ये परिभाषा टाइप याद रखना है
और केवल इन बलों के नाम याद रखना है, बाकी सारा कुछ बोर्ड पैटर्न कोड के विशेष याद नहीं रखना। आणविक ठोस जिनमें अवयवी अणु होते हैं उन्हें आणविक ठोस कहते हैं। इन आणविक ठोसों को पुनः तीन भागों में बांटा गया है। एक होता है अध्रुवीय आणविक ठोस, दूसरा होता है ध्रुवीय आणविक ठोस और तीसरा होता है हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। जो अध्रुवीय हाइड्रोजन होता है उसको वान डेर वाल की प्रकृति में होता है, और जो आपके पास में ध्रुवीय होते हैं उनमें द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल होता है, और जो आपके पास में हाइड्रोजन बंधित होते हैं उनमें हमें हाइड्रोजन बंध होता है। तो जैसे अध्रुवीय आणविक ठोस है जितने भी इसमें गैसें ले सकते हो आप, N2 ले सकते हो, H2 ले सकते हो, और जो आपके पास में ध्रुवीय है इसमें आप HBr ले लिया, और जो आपके पास में हाइड्रोजन बंधित है उसमें आप NH3 है, यूरिया है, आदि प्रकार के यौगिक ले सकते हो, क्योंकि इनके मध्य हाइड्रोजन बंध होता है, इनमें द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल होता है और इनमें वान डेर वाल बल पाया जाता है। तो ये हमें तीन चीजें ध्यान रखनी है कि किनके मध्य किस प्रकार की प्रकृति पाई जाती है। अब इस प्रकृति के बारे में जो आपका अगला आता है आयनिक ठोस, जिनमें आयन पाए जाते हैं, उन आयनों की यदि हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि जिनमें अवयवी कण किसके रूप में होते हैं, आयन के रूप में। आयन का मतलब क्या है, या तो वे क्या होंगे धनायन और या क्या वे होंगे ऋणायन। धनायन और ऋणायन की प्रकृति में जो होंगे उनको हम क्या कहेंगे, आयनिक ठोस कहेंगे। और जैसे आपने लिखा NaCl, NaCl में Na+ है, Cl- है, इस प्रकार के ठोस को हम आयनिक ठोस कहते हैं। कैसे कहते हैं, आयनिक ठोस कहते हैं। इन आयनिक ठोसों के मध्य प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल पाया जाता है। कौन सा बल पाया जाता है, प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल। प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल पाया जाता है। तो जितने भी आयनिक ठोस होते हैं उन आयनिक ठोसों के मध्य प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल पाया जाता है। जैसे आपने लिख दिया NaCl लिख दिया, तो ये इस प्रकार का ठोस है, आयनिक ठोस है। इसके बाद हम लेते हैं धात्विक ठोस। धात्विक ठोस होते हैं जो धातु आयन के रूप में पाए जाते हैं। किसके रूप में पाए जाते हैं, धातु आयन के रूप में। धातु आयन का मतलब हम कह सकते हैं कि कंप्लीट जो आपके पास में अणु है उसमें क्या पाए जाते हैं, धातु आयन पाए जाते हैं। कोई चार्ज पाया जाता है धातु को, उसको हम क्या बोलते हैं, धात्विक ठोस बोलते हैं। इनमें सारी धातु पाए जाते हैं, Cu+2 है, Al+3 है, इस प्रकार के जितने भी ठोस होते हैं उनको हम धात्विक ठोस की संख्या देते हैं जो धातु आयन के रूप में पाए जाते हैं। इसके बाद होता है सहसंयोजक ठोस। ऐसे ठोस जिनमें अवयवी कणों के मध्य सहसंयोजक बन पाया जाता है उन्हें हम सहसंयोजक ठोस कहते हैं। और यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। इन सहसंयोजक ठोस को हम नेत्रक ठोस भी कहते हैं। सहसंयोजक ठोस को हम नेत्रक ठोस भी कहते हैं। अब नेत्रक ठोस की संख्या देते हैं इनको। नेत्रक का मतलब क्या होता है, एक जाल। क्या होता है, जाल। जाल का मतलब क्या है कि एक अणु होता है वह दूसरे अणु से श्रृंखलाबद्ध क्रम में जुड़ा होता है। लंबी चेन होती है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ऐसे खूब सारी लंबी श्रृंखला होती है। उसी कारण जितने भी सहसंयोजक ठोस होते हैं लंबी चेन के रूप में होते हैं, लंबी श्रृंखला के रूप में होते हैं, यानी जाल के रूप में पाए जाते हैं। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, नेत्रक ठोस कहा जाता है। अब नेत्रक ठोस के बारे में जो सहसंयोजक ठोस उनको नेत्रक ठोस भी कहा जाता है। और इसमें एक ऐसे ध्यान रखना है आपको कि नेत्रक ठोस में जैसे हीरा, ग्रेफाइट सारी चीजें पाई जाती है, लेकिन जितने भी नेत्रक ठोस होते हैं ये विद्युत के कुचालक होते हैं। कैसे होते हैं, कुचालक होते हैं। लेकिन ये ध्यान देने की बात यह है कि नेत्रक ठोस का एग्जांपल है ग्रेफाइट। क्या है, ग्रेफाइट, जो अपवाद स्वरूप विद्युत का सुचालक होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको नीट में, जेईई में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा सहसंयोजक ठोस विद्युत का सुचालक है। तो वहां पे आपको अनेक प्रकार के यौगिक होंगे, उनमें एक ग्रेफाइट भी होगा, तो उसको आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है, क्योंकि बाकी जितने भी सहसंयोजक ठोस होते हैं कैसे होते हैं, कुचालक होते हैं, लेकिन अपवाद स्वरूप जो ग्रेफाइट होता है विद्युत का सुचालक होता है। अब एक चीज यहां से एक क्वेश्चन बनता है आयनिक ठोसों से। आयनिक ठोसों से क्वेश्चन क्या बनता है, आपको पूछा जा सकता है कि क्या कारण है कि, वैसे तो जितने भी आयनिक ठोस होते हैं वे विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक हैं। क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि क्या कारण है कि आयनिक ठोस विद्युत के कुचालक होते हैं लेकिन द्रव या गलित अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं।
आयनिक ठोस, ठोस अवस्था में तो विद्युत के कैसे होते हैं, कुचालक होते हैं, लेकिन गलित या द्रव अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। इसमें आपको क्या लिखना है आंसर में कि जितने भी आयनिक ठोस होते हैं वह आयनिक ठोस प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल के द्वारा बंधे होते हैं, जिसके कारण वे कैसी स्थिति दर्शाते हैं, कुचालक स्थिति दर्शाते हैं। लेकिन जैसे उनको द्रव के अंदर डालते हैं, द्रवित अवस्था में जाते हैं, तो उनका बल क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है और आयन क्या होता है उससे मुक्त हो जाते हैं, और मुक्त होने के कारण वे कैसी प्रकृति दर्शाते हैं, विद्युत के सुचालक की प्रकृति दर्शाते हैं। तो ये आपके पास में 4 मिनट की प्रकृति आती है सहसंयोजक ठोस तक। अब इन सहसंयोजक ठोस के बारे में हम जो नेक्स्ट क्लास लेंगे, उस नेक्स्ट क्लास में अवयवी कणों के बारे में बात करेंगे कि कोई इसमें कितने अवयवी कण होते हैं और किस प्रकार की उनकी प्रकृति पाई जाती है। तो जो भी 12th क्लास के स्टूडेंट हैं वह इस वीडियो को कंप्लीट रूप से देखें, साथ साथ में नोट्स बनाएं, और यदि आपको किसी प्रकार का कोई बिंदु टॉपिक समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और मैं आपसे आशा करता हूं कि जितना मेरे द्वारा बताया गया है वह आपको समझ में आया होगा, और जहां पर समझ में नहीं आए उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर सुझाव दें, और इसमें इस प्रकार कोई चेंजेस करना है तो भी हमें जरूर अवगत करवाएं। तो आप जो भी वीडियो आ रहे हैं उन वीडियो को कंटिन्यू देखें, और कंटिन्यू देखते वक्त साथ साथ में नोट्स भी बनाएं और उनको साथ साथ पढ़ते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।